बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आपको बताना चाहते हैं। जब ईरान के हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की लपटों में जल रहा है, ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी है, ईरान पर और बड़े हमले करेंगे, ये वो कह रहे हैं। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से ईरान को धमकी दे रहे हैं, यानी समझ लीजिए ये युद्ध अभी तो खत्म होने वाला नहीं है। कई लोग जो ये मान रहे थे कि क्या होली के पहले ये युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में भी जश्न मनाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। दुबई से कई लोगों के रिश्तेदारों को आना है, कई लोगों के रिश्तेदार अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि होली के पहले क्या उनकी वापसी हो पाएगी। देखिए, हालांकि भारत सरकार ऐसी कोशिशें तो कर रही है, वादा तो कर रही है, लेकिन कहां से मुमकिन हो पाएगा अगर इस तरह के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े हमले की धमकी दे डाली है। तो देखिए, जब ईरान के मसलों से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की लपटों में जल रहा है, तब मोसाद ने ईरान के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल को हैक कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस न्यूज चैनल का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग और इसे ईरान में IRIB भी कहते हैं। हुआ क्या? ईरान ने खुद बताया है कि पहले इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इस न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें कई पत्रकारों की मौत हो गई, और इसके बाद इस न्यूज चैनल को हैक कर लिया गया। और जानते हैं इस न्यूज चैनल को हैक करने के बाद मोसाद के एजेंट्स ने क्या किया है? जिस वक्त ईरान के सरकारी चैनल पर सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei की मौत की खबर चलनी थी, तब उसी दौरान मोसाद ने इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान चलवा दिया, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अयतुल्लाह खamenei का खात्मा ईरान के लोगों की आजादी लेकर आया है और अब आवाम को सड़कों पर निकलना चाहिए। सोचिए, नेतन्याहू का ये पूरा संबोधन राष्ट्रीय चैनल पर ईरान में चलने लगा। इस बीच आपको बता देते हैं, टीवी चैनल पर यह चलाया गया, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इजराइल न सिर्फ ईरान पर हमले कर रहा है, बल्कि वो ईरान के साथ खिलवाड़ एक तरह से कर रहा है। ईरान को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने देश को मिसाइलों से बचाए या फिर इन साइबर अटैक से बचाए। देखिए, मोसाद और मोसाद की एक्टिविटीज की चर्चा और अनेक डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में पूरी दुनिया में बनी है, लेकिन वो कैसे किसी सिस्टम को पेनिट्रेट करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है, उसमें घुस जाता है, उसके लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और एक बहुत ही प्रचलित वहां पर चुटकुला सुनाया जाता है कि जब ईरानी लोगों ने एक व्यक्ति को हायर किया कि वो मोसाद के व्यक्ति को मारे, तो वो आदमी भी मोसाद का ही निकला और वो दोनों एक हो गए। यही हालत है। मोसाद का पेनिट्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन जो है वो किस हद तक है ईरान और फिलिस्तीन में, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। देखिए, ये भी खबरें हैं कि 28 फरवरी को मोसाद ने ईरान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एक मोबाइल ऐप को हैक कर लिया था। इस ऐप का नाम है बादे सवा ऐप, जो लोगों को उनकी नमाज का समय, अजान का अलर्ट और हिजरी कैलेंडर की जरूरी तारीखें बताता है। अब हुआ क्या? इस ऐप को भी खamenei की हत्या के बाद मोसाद ने हैक कर लिया और इस पर सभी लोगों को एक नोटिफिकेशन भेजा, जिसमें यह लिखा था कि हेल्प हैज अराइव्ड, यानी मदद पहुंच गई है। माना जा रहा है कि संदेश के जरिए ईरान के लोगों को यह बताया गया कि खamenei को खत्म कर दिया गया है, अब वो सड़कों पर उतरकर इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंक सकते हैं। सोचिए, किसने सोचा था कि ये मोबाइल ऐप्स भी युद्ध में साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बनेंगे और इस तरह से किसी देश को युद्ध में सोचने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। यही तरीका है मोसाद का। आज एक और बड़ी खबर यह है कि इजराइल और अमेरिका के जिन हमलों में अयतुल्लाह खamenei की हत्या हुई, उन्हीं हमलों में उनकी 79 साल की पत्नी भी घायल हो गई थी, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। लेकिन अब अल जजीरा ने बताया है कि खamenei की पत्नी, उनकी बेटी, उनकी पोती, उनके बेटे की पत्नी, उनके दामाद की भी इजराइल और अमेरिका के हमलों में मौत हो गई है। और इस खबर के बाद ईरान के अलग अलग शहरों में उनकी मौत का शोक मनाया जा रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं खamenei की पत्नी का है, जिनका नाम है मंसूरे खोजस्ते बगर जादे था, जिन्होंने साल 1965 में अयतुल्लाह खamenei से उस वक्त निकाह किया था जब वो सिर्फ एक मौलवी और विद्रोही थे। और अयतुल्लाह खamenei की पत्नी हमेशा कैमरे से दूर रही। उन्होंने ईरान के किसी भी मुद्दे पर कोई राय नहीं रखी, लेकिन क्योंकि वो बुर्का पहनती थी, इसीलिए ईरान में उन्हें बाकी मुस्लिम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बताया जाता था।
और ये कहा गया कि इस्लाम धर्म में पर्दा ही सबसे बड़ी इलाज है और इस्लाम धर्म इसी से मजबूत है। लेकिन अब इजराइल के हमलों में अयतुल्ला खामेनी के साथ उनकी और उनके परिवार के 5 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे खामेनी के समर्थक बहुत ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं और ये खबर उनकी पत्नी, पोती, अन्य परिवार के लोगों के मरने की आग की तरह इस वक्त ईरान में फैल रही है। इसके अलावा इन मौतों से ईरान की सेना प्रतिशोध की ऐसी आग में जल रही है कि उसने अपनी मिसाइलों और कॉम्बैट ड्रोन से मिडिल ईस्ट को धुआं कर दिया है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि ये युद्ध अब कितना खतरनाक रूप ले रहा है, कितनी खतरनाक परिस्थितियां बन रही हैं। क्योंकि देखिए, ये ईरान वर्सेस 11 है, 11 अलग अलग देश, और उन सब के सामने इजराइल के द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक अब तक ईरान अपने दुश्मन देशों पर 1481 मिसाइलें और कॉम्बैट ड्रोन्स दाग चुका है। इनमें 588 मिसाइलें हैं और 893 कॉम्बैट ड्रोन्स हैं। 1481। द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 370 मिसाइलें और 12 ड्रोन्स इजराइल पर दागे गए हैं। एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं किस देश पर कितना। तो ईरान ने इजराइल पर 370 मिसाइलें और 12 ड्रोन दागे हैं। इसके बाद यूएई पर सबसे ज्यादा, सेकंड सबसे ज्यादा अटैक हुआ है यूएई पर। दुबई, अबू धाबी आप देख ही रहे हैं, वहां पे 167 मिसाइलें और 541 ड्रोन दागे गए हैं। उसके बाद आ जाइए, जो तीसरा सबसे बड़ा हमला वो मिडिल ईस्ट के देशों पे कर रहा है, उसमें है कुवैत। कुवैत में तो एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। 97 मिसाइलें, 283 ड्रोन, ये कुवैत पर हमला किया है इजराइल ने। उसके बाद अगला देश दिखा दीजिए, कतर। ये छोटा सा देश जिस पर आप सोचिए 66 मिसाइलें दाग दी है ईरान ने और 12 ड्रोन वहां पर से हमला किया है। और इसके बाद बहरीन, ये भी एक बहुत बेहद छोटा सा देश है, जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं। 61 मिसाइल, 34 ड्रोन बहरीन पर दाग दिया है ईरान ने। ये सारे मुस्लिम देश जिन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। और ये है इराक, जहां पर 7 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन वहां पर 60-65% शिया आबादी है, इसलिए वहां पर कम है। लेकिन ये देखिए जॉर्डन में 13 मिसाइलें और 36 ड्रोन यहां भी दाग दिए हैं। तो कुल मिलाकर ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर रहा है। जबकि सीरिया पर 1 मिसाइल गिरी है, ओमान पर 2 ड्रोन से हमला हुआ है। ओमान आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक सेकेंड, ओमान के बारे में जरा आपको बताते हैं। ओमान और ईरान का ऐसा रिश्ता है जिसमें ईरान के जितने पैसे वाले लोग हैं और ओमान के पैसे वाले लोग हैं, उनका काफी बिजनेस चलता है। ऐसे में ओमान ही वो देश है जो मध्यस्थता कर रहा था। जिनीवा में जब इजराइल और माफ कीजिएगा, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही थी, तो ओमान ही मध्यस्थता कर रहा था। तब ईरान और अमेरिका के अधिकारी आमने सामने नहीं बैठते थे। ईरान के अधिकारी ओमान के लोगों से बात करते थे, फिर ओमान जाकर अमेरिका से बात करता था, फिर वहां की बातें वो यहां तक लाता था। वो मध्यस्थता कर रहे थे इन द ट्रू सेंस। ओमान से ऐसा रिश्ता है, लेकिन ओमान पर भी अगर ईरान हमला कर रहा है, अब तो ईरान की ये मिसाइलें इजराइल से भी आगे बढ़कर साइप्रस भी पहुंच गई हैं। अब तक ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन साइप्रस में उसने ब्रिटिश एयरबेस को ड्रोन हमलों से निशाना बनाकर इस युद्ध की आग को यूरोपीय देशों तक भड़का दिया है। ईरान ने यह हमला आधी रात को किया, जिससे एयरफील्ड को नुकसान हुआ है। और इसके बाद वो चीज हुई जिसकी आशंका पहले दिन से ही जताई जा रही थी कि कहीं अब फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड इसमें ना कूद जाएं। अब इस युद्ध में यूरोप के 3 बड़े देशों की एंट्री हो गई है। ये 3 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इन तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके ये कहा है कि वो इस युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का साथ देने के लिए तैयार है। इन देशों ने यह भी कहा है कि ईरान ने उन देशों पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है जो उसके खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई में शामिल ही नहीं थे। इशारा सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों तक नहीं है, यूरोप के देशों पर भी, अगर यूरोपीय बेसिस पर भी हमला हो रहा है, अगर ब्रिटिश बेस पर हमला हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इस युद्ध में ईरान के खिलाफ 15 देश एकजुट हो गए हैं। यानी अब ईरान वर्सेस 15 है और अब इस युद्ध को रोकना नामुमकिन होता जा रहा है।
क्षेत्रफल के मामले में पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है और कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के बाद सबसे ज्यादा मिसाइलें सऊदी अरब पर ही दागी हैं। कल आपको याद होगा, हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई थी कि सऊदी अरब और ईरान की यह लड़ाई बहुत पुरानी है। अपने आतंकी संगठनों के जरिए सऊदी अरब पर आरोप है कि सऊदी अरब पर ईरान ने कई बार हमला किया। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब लगातार इन हमलों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जानते हैं क्यों? सऊदी अरब अकेला ऐसा देश है जिसने अब तक ये नहीं बताया कि ईरान ने उस पर कितनी मिसाइलें दागी हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें सभी लोगों से कहा गया है कि वो ना तो किसी भी हमले का वीडियो बनाए, ना ही सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई भी बात करे। और इस खबर की यूरो न्यूज ने भी पुष्टि की है। इसी तरह का आदेश कतर, बहरीन और कुवैत ने भी जारी किया है और यह कहा है कि जो भी व्यक्ति ईरान के हमलों का वीडियो बनाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देश ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे इनकी सुरक्षित देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। और दुनिया अब दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब की इन तस्वीरों को देखकर डर रही है। एक हलचल जरूर पैदा हुई है और जो सुरक्षित देश के रूप में इन देशों की छवि थी, जिसकी वजह से भारी निवेश इन देशों में आता है, जिसमें भारी तादाद में विदेशी यहां पर पहुंचते हैं, बसते हैं, इनके बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, उनमें काम करते हैं, इन सबको झटका लग सकता है। यहां पर बहुत ज्यादा लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, खासतौर पर दुबई में। कहीं इस सबको झटका ना लगे, इसीलिए ये देश अब इस तरह की बात कर रहे हैं। इनमें भी भारत के लोग सबसे ज्यादा हैरान हो रहे हैं, जो अब गोवा से ज्यादा दुबई में छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, साल 2024 में भारत के सबसे ज्यादा 77 लाख लोग यूएई गए थे, जबकि इसी सूची में सऊदी अरब दूसरे नंबर पर था, जहां भारत के 34 लाख लोग गए थे। लेकिन अब यह देश ईरान के निशाने पर है और वहां कैसे ईरान की मिसाइलें, बारूद से भरे ड्रोन्स तबाही मचा रहे हैं। ईरान ने यूएई के दुबई और अबू धाबी पर सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी है। आज भी दुबई के आसमान में एक रॉकेट को उड़ता हुआ जिसकी पुष्टि भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने की। चश्मदीदों के मुताबिक आज दुबई में कई बार तेज धमाके हुए, तेज धमाकों की आवाज सुनी गई और इसके बाद सुरक्षा कारणों से, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो या फिर कतर का दोहा, इन तमाम जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को लगातार तीसरे दिन बंद रखा गया है। ईरान ने आज सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद इस रिफाइनरी को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आज सबसे भयानक तस्वीरें कुवैत से आई, जहां अमेरिका के एक F-15E लड़ाकू विमान को क्रैश होते हुए देखा गया। इसके बाद कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने जो दावा किया, उसने तो इस युद्ध में अमेरिका के नुकसान पर बड़ी बहस छेड़ दी है। अगर आप देखेंगे तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो हवा में ही फाइटर जेट में अटैक होता है, आग लगती है और उसके बाद वर्टिकल ड्रॉप उसका होता है, बिल्कुल वो धीरे नाचता हुआ नीचे गिर जाता है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि आज कई अमेरिकी लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में क्रैश हुए, जिनमें एक विमान का मलबा कुवैत की उस तेल रिफाइनरी में गिरा है जिसे मीना अल अहमदी रिफाइनरी कहा जाता है। इस घटना से इस तेल रिफाइनरी में काम करने वाले लोग घायल हो गए और शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यह फ्रेंडली फायर का मामला हो सकता है, यानी संभव है कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे ईरान का लड़ाकू विमान समझा और बाद में इस पर हमला करके इसे वहां क्रैश करा दिया। तो बताया जा रहा है कि पायलट वक्त रहते इजेक्ट कर गए और इस वजह से उनकी जान तो बच गई, जिन्हें आप देख रहे हैं पीछे कार की डिक्की में। लेकिन प्लेन का क्या हाल हुआ आपने देखा है। अगर प्लेन रिफाइनरी में गिर रहा है, वहां मजदूर घायल हो रहे हैं, तो कुवैत से ही एक और तस्वीर आई है जहां अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है। तो ड्रोन्स और मिसाइलें लगातार इस वक्त भी ईरान दाग रहा है। इन हमलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के किंग हमाद बिन इज़ा अल खलीफा और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और सऊदी अरब और बहरीन पर हुए ईरान के हमलों की निंदा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए ईरान के हमलों का भी विरोध किया था, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हम इन हमलों में मिडिल ईस्ट के देशों के साथ खड़े हैं। जरूरी है, क्योंकि इन देशों ने यह युद्ध नहीं छेड़ा है, यह युद्ध इजराइल और अमेरिका ने छेड़ा है। लेकिन वहां पर आम लोगों पर हो रहे ये हमले, रिहायशी इलाकों में ईरान द्वारा किए गए ये हमले,
कायरतापूर्ण है। यहां यह बात भी बड़ी है कि भारत ने अब तक आधिकारिक रूप से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर कोई बयान जारी नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर रहा है, इजराइल और अमेरिका भी लगातार ईरान पर बम बरसा रहे हैं। तो आगे की खबर बताएं उससे पहले आपको दिखा देंगे कहां कहां पर इस वक्त ईरान में तबाही मची है। उसी का सैटेलाइट तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक में तेहरान का पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मिट्टी में मिल चुका है। जबकि इन्हीं हमलों में तेहरान का गांधी हॉस्पिटल भी तबाह हो चुका है, जिसे भारत और ईरान की दोस्ती का प्रतीक माना जाता था और इस अस्पताल का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। लेकिन अब इजराइल ने इस अस्पताल पर बम गिरा दिया है। और इजराइल सिर्फ ईरान पर हमले नहीं कर रहा है, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें अब तक 30 लोगों की मौत की तो पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उससे पहले हिजबुल्लाह ने खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए उस पर मिसाइलें दागी थी और इजराइल के कई सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया था। अब आप बेरूत लेबनान की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इजराइल, क्योंकि देखिए ये अगर आप देखें तो उसके उत्तर में है, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनसे घिरा हुआ है इजराइल और अपनी रक्षा में उसे पता है कि इधर ईरान में खामेनेई की मौत के बाद लेबनान में जो ये आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह का, वो मिसाइलें दाग रहा था। तभी जवाबी कार्रवाई में देखिए इस वक्त लेबनान से आती ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं इजरायली डिफेंस फोर्स ने क्या तबाही की है। 30 लोग मारे गए हैं। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स का यह भी दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के चीफ हुसैन मकलेद को भी मौत के घाट उतार दिया। और इस वक्त जब आप हमारा ये शो देख रहे हैं तब भी इजराइल के ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों पर हमले इस वक्त भी जारी है। इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस युद्ध में वही लोग बचेंगे जिनके पास पैसा होगा और जो गरीब होंगे वो क्या इस युद्ध में बुरी तरह मारे जाएंगे। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में अमीर और शक्तिशाली लोग अब प्राइवेट जेट से दूसरे देशों में जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और जानते हैं इस प्राइवेट जेट में सऊदी अरब की राजधानी रियाद से यूरोप जाने का एक व्यक्ति का खर्च कितना है? यह खर्च है $3.5 लाख। भारतीय रुपयों में जानते हैं कितना है? 3 करोड़ 20 लाख रुपए। लेकिन जान बचाने के लिए क्या न करता। यूएई के दुबई और अबू धाबी में फंसे बड़े उद्योगपतियों और शक्तिशाली लोगों को सड़क के रास्ते पहले सऊदी अरब के रियाद लाया जा रहा है और फिर रियाद से ये लोग प्राइवेट जेट में 3 करोड़ रुपए खर्च करके यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों में जा रहे हैं। और सोचिए, अमीर लोग तो अपने पैसों से अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट के उन बाकी मुसलमानों और लोगों का क्या होगा जो दूसरे देशों से आकर बसे हुए हैं, जो इतना पैसा खर्च करके वहां से बाहर नहीं जा सकते। आज हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं जो साल 1989 की हैं। उस वक्त ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमेनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उनके अंतिम जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जबकि उस वक्त ईरान की कुल आबादी 5 करोड़ 67 लाख थी। यह भी कहा जाता है कि रुहुल्लाह खोमेनी के जनाजे के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुआ उससे 32 किलोमीटर की एक मानव श्रृंखला बन गई थी। लेकिन रुहुल्लाह खोमेनी के बाद आयतुल्लाह खोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने और आज जब उनकी हत्या हो गई है तो अजीब बात यह है कि ना तो उनके शव को देखा गया है, ना ही उनके शव को सुपुर्द खाक करने की तस्वीरें आई हैं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोसाद के एजेंट्स ने खामेनी के शव को कहीं छिपा दिया ताकि ईरान में उनके लिए वैसा सैलाब ना उमड़े जैसा रुहुल्लाह खोमेनी के लिए उमड़ पड़ा था। यह नायाब वीडियो हमने आपके लिए निकाला है। यह बात पूरी दुनिया को हैरान कर रही है कि जब इजराइल और अमेरिका ने आयतुल्लाह खोमेनी समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, तब भी ईरान पलटवार कैसे कर पा रहा है? तो इसका सही जवाब यह है कि ईरान ने इन परिस्थितियों के लिए खुद को पहले से ही लगभग 4 दशकों से तैयार किया गया है। ईरान के लिए कहा जाता है कि उसके पास प्लान बी नहीं, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ आगे तक मौजूद रहता है। फरवरी 1979 में जब ईरान में 1979 में जब ईरान में राजशाही को हटाकर अल्लाह का शासन लाया गया, तब इस इस्लामिक शासन की रक्षा करने के लिए एक फोर्स बनाई गई थी। इस फोर्स का नाम था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसकी स्थापना 5 मई 1979 यानी 1979 को की गई थी। उस वक्त इसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किसी भी युद्ध
किसी भी संघर्ष, किसी भी विद्रोह की स्थिति में इस फोर्स को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की रक्षा करनी होगी। और जो आप दिन भर युद्ध के दौरान आईआरजीसी सुन रहे हैं, वो धर्म के आधार पर एक पूरी सेना बना दी गई थी। आजकल इसीलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को बहुत संभल कर इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि जो मैं ईरान बार बार कह रही थी तो यहां पर एक सर्च शुरू हो गया अपैरेटस में। लेकिन कुल मिलाकर वापस इस खबर पर आते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे ये फोर्स आईआरजीसी जिसे कहते हैं, ये ईरान में वहां की सेना से भी शक्तिशाली बन गई, ताकतवर बन गई। और इसने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे ईरान नेतृत्व विहीन होते हुए भी दुश्मनों का सामना कर सके। आज भी अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बारूद तो बरसा रहे हैं, लेकिन इतने हमलों के बाद भी ईरान हारा नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों पर मिसाइलें दाग रहा है और उसे रोकना अब तक बहुत मुश्किल साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर अमेरिका अब इस पूरी जंग से एक एग्जिट का रास्ता, यानी बाहर का रास्ता, युद्ध खत्म करने का रास्ता खोज भी रहा है, तो ईरान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खामेनेई की मौत का बदला लेने में जो फितूर इस वक्त ईरान पर सवार है, वो ऐसा लगता है कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप के देशों तक भी पहुंचने के। आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि परिस्थितियां जो बन रही हैं, जिन ठिकानों से ईरान मिडिल ईस्ट को घेरा है, मिसाइलें दाग रहा है, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ईरान जानता था कि अगर उसने अपने मिसाइल ठिकानों को दुश्मन की नजरों से नहीं बचाया, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद भी कैसे इन देशों पर लगातार अटैक कर रहा है। तो देखिए, ईरान ने इसकी भी तैयारी की थी। अपने मिसाइली ठिकानों को दुश्मनों की नजरों से नहीं बचाया, ये जानता था तो वो इस युद्ध में अगले ही दिन हार जाता, एक दिन नहीं टिक पाता। इसके लिए ईरान ने अपने पहाड़ों और पर्वत श्रृंखला को हथियार बनाया। पश्चिमी ईरान में जो ज़ाग्रोस आप देख रहे हैं, ये जो पूरा माउंटेन रेंज है, एक बार जूम इन कर दीजिए, ये वाला जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इन पहाड़ों के नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं और सुरंगों में ही मिसाइलों का भंडार है। सुरंगों की सैटेलाइट ट्रैकिंग की ही नहीं जा सकती। तो ये जो ज़ाग्रोस पर्वतमाला है, वहां ईरान ने मिसाइल सिटीज बनाई हुई है। सोचिए, सिटीज ऑफ मिसाइल। ये पहाड़ी चट्टानों को खोद कर बनाए गए हैं वो शहर हैं जिनके नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें भी हैं। इन्हीं सुरंगों में अलग अलग जगहों पर मिसाइलों का विशाल जखीरा तैनात किया गया है। ईरान जानता था कि इन सुरंगों को सैटेलाइट से भी ढूंढ नहीं जा सकेगा, और इसके अलावा ईरान ने इन्हीं पहाड़ों पर बंकर बनाए और उन बंकर्स में सैकड़ों मोबाइल लॉन्चर्स खड़े कर दिए। यानी समझ लीजिए, ये जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट से माउंटेन को ही आप ट्रैक कर सकते हैं, माउंटेन के नीचे, पहाड़ के नीचे जो सुरंगें बनाई हुई हो, मिसाइल सिटी बनाई है ईरान ने, उनको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इससे हुआ ये कि अब ईरान इस तरह के ट्रकों पर अपनी मिसाइलें को रखकर उन्हें दुश्मन देशों पर आसानी से दाग सकता है और बाद में किसी भी तरह के हमलों से बचने के लिए मोबाइल लॉन्चर्स को वापस से बंकर में छुपाकर सुरक्षित रख सकता है। आज भी ईरान इन्हीं ज़ाग्रोस पर्वतमाला से लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। ये ट्रक्स से बाहर आती हैं, वहां से लॉन्चिंग होती है, अटैक होता है और फिर वो उन्हीं सुरंगों में चली जाती है, क्योंकि ये मिसाइल ठिकाने कुछ स्थानों की जगह सैकड़ों जगहों पर फैले हुए हैं और अलग अलग जगहों से वो हमला कर रहा है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल के कई हमलों के बाद भी ईरान के पलटवार को रोकना अभी तक मुश्किल साबित हुआ है। इसके अलावा इन मिसाइल ठिकानों का रिमोट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथ में है, यानी आईआरजीसी के हाथ में है। और कहा जाता है कि इस फोर्स का हर सैनिक अपने आप में हेड है। उसे किसी से आदेश की जरूरत नहीं है, बस उसे पता चल गया दुश्मन कौन है, वो अपने तरीके से उसके खिलाफ लगातार दम भर भर के अटैक करता है। अमेरिका और इजराइल इस फोर्स के सबसे बड़े नेता को तो मार सकते हैं, लेकिन वो इस पूरी फोर्स को कैसे खत्म करेंगे? इस पूरी फोर्स को खत्म करना मुश्किल है और इसीलिए कहा जाता है कि इनका हेड तो है, हेड को तो मार दिया है, लेकिन हर सैनिक यहां पर अपने नेतृत्व में फैसले ले सकता है, हमला कर सकता है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक है और यही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। 1,80,000 आईआरजीसी के जवान हैं।
IRGC के पास मिसाइल ठिकानों का नियंत्रण है और आखिरी दम तक ईरानी इस्लामिक शासन की रक्षा ही उनका अंतिम ध्येय है, अंतिम कर्तव्य है। यह सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है अमेरिका के लिए। आप एक बार फिर से देखिए कि अयतुल्लाह खamenei समेत पूरी टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान ने कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में अंधाधुंध मिसाइलें दागकर खुद को इस युद्ध में जीवित रखा है। क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें आई कहां से? तो इसके पीछे अमेरिका के एक और दुश्मन का हाथ है और उस दुश्मन का नाम है उत्तर कोरिया। क्योंकि चाइना की बात तो आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन उत्तर कोरिया, उसका कैसे हाथ है सुनिए। साल 1980 से 1988 के बीच जब ईरान और इराक का युद्ध लड़ा गया, तब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं थी। इराक तो लगातार इस युद्ध में ईरान पर मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन ईरान कुछ नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अमेरिका भी इराक की लगातार मदद कर रहा था और ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस दौर में उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना डाला। उसने अमेरिका के खिलाफ ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें देने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच यह तय हुआ कि ईरान उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम के लिए आर्थिक मदद देगा और बदले में उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ईरान को करेगा। साल 1987 उत्तर कोरिया ने पहली बार स्कड-B मिसाइलों का पहला जखीरा ईरान को भेजा। इसके बाद जब इन मिसाइलों का नया संस्करण आया तो उत्तर कोरिया ने साल 1993 में 200 स्कड-C मिसाइलें ईरान को दी, जिनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक थी। इसके बाद टर्निंग पॉइंट साल 1993 में आया, 1993, जब उत्तर कोरिया और ईरान के बीच एक ऑयल डील हुई। इस डील के तहत ईरान उत्तर कोरिया को कच्चा तेल देने वाला था और उत्तर कोरिया ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाला है। जुलाई 1998 में ईरान ने पहली बार उत्तर कोरिया से खरीदी गई मीडियम रेंज की मिसाइल की परीक्षण किया, जिसे उत्तर कोरिया में नो डोंग मिसाइल कहा जाता था। यहां से ईरान पीछे नहीं मुड़ा। उसने कई खतरनाक मिसाइलें बनाई जो आज पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप के आधे देशों को निशाना बना सकती हैं। उत्तर कोरिया ने ईरान की मदद करके अपने दुश्मन देश अमेरिका को कड़ा संदेश दिया, तो रशिया भी इसमें पीछे नहीं रहा। अब रशिया पर आइए। रशिया ने ईरान के ऐसे 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जिनकी मदद से आज वो अपनी मिसाइलों से सटीक हमले कर पा रहा है। हालांकि ईरान के कई पलटवार, अगर आप देखें तो ईरान के इस पलटवार में उसके नागरिकों का दुर्भाग्य भी छिपा है। आज ईरान की 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 9 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ 27 लाख लोग गरीबी, भूखमरी का सामना कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि ईरान ने अपना सारा पैसा गरीबी हटाने पर नहीं, अपने दुश्मनों को मिटाने पर खर्च किया। खुद को उस युद्ध के लिए तैयार किया जो आज वो लड़ रहा है। हूती, हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का पेट भरने में सारा पैसा गंवा दिया। इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए इन आतंकी संगठनों पर, उनकी ट्रेनिंग पर, हथियारों पर पैसा खर्च करता रहा और उसकी खुद की आवाम भूखमरी से जूझती रही।
यह बड़ी खबर किपलर के हवाले से आ रही है। किपलर का कहना है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइल दागकर इस समुद्री रास्ते को बंद कर दिया तो कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल से $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाना चाहती हूं जिसकी आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए ब्लैक एंड व्हाइट वो शो है जिसके जरिए आप भी इस युद्ध को समझकर खुद के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस युद्ध के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैसों को ले जा रहे 150 समुद्री जहाज इस वक्त यहां पर फारस की जो खाड़ी है उसमें अटक गए हैं। ये देखिए यहां पे फारस की खाड़ी, 150 जहाज यहां पर अटके हुए हैं। जूम इन कर लीजिए, ये फारस की खाड़ी जहां पर 150 जहाज अटके हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम लगातार आपको बता रहे हैं, तो वहां पर भी लिए चलते हैं। ऊपर ईरान है, आप देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ईरान यहां पर, ये जो यहां पर तो खाड़ी है फारस की खाड़ी, उधर ओमान की खाड़ी, बीच में जो ये रास्ता है ना, ये जो सकरा हुआ रास्ता है पानी का, ये इसी को ब्लॉक करने की नीयत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहीं से अगर प्रभावित होता है तो फिर कैसे होगा पूरा तेल का व्यापार, तेल का रूट। और यही बाधित होने की वजह से ईरान के हमले के डर से ये समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जाने से डर रहे हैं। इन जहाजों को लग रहा है, जो फारस की खाड़ी में इस वक्त भी पार्क्ड है, कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़े तो ईरान हम पर हमला कर सकता है। ईरान वैसे ही वहां कोनारक पोर्ट पर इस वक्त हमला कर चुका है, और इस वजह से यह माना जा रहा है कि फारस की खाड़ी से अगर ये जहाज आगे जाते हैं तो इस तरह के हमले हो सकते हैं, और इसके कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ता हुआ भी दिख रहा है। देखिए ये जो वहां पर पोर्ट्स है, चाबहार पोर्ट, उस पर तो कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन वहीं पर एक कोनारक पोर्ट भी है जो ईरान का है, जिस पर पहले ही इजराइल और अमेरिका के हमले में कुछ जहाज नष्ट हो चुके हैं। तो दोनों में से किसी भी तरफ से हमला हो सकता है, और ऐसे में किपलर का कहना है कि अगर ये युद्ध जारी रहता है तो कच्चे तेल की कीमतें बहुत जल्दी प्रति बैरल $100 हो सकता है। जूम इन करके दिखा दीजिए, $100 प्रति बैरल। और यहां पर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आप देखें तो कच्चा तेल 50% जाता है भारत का, और LNG 60%। ऐसे में भारत के नजरिए से भी अगर आप इसे देखिए तो कीमतें कैसे बढ़ेंगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त हमारा लगभग 50% कच्चा तेल, 60% लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर भारत में आता है। अगर ये आपूर्ति बाधित होती है तो भारत में पेट्रोल, डीजल, CNG और बाकी प्राकृतिक गैसों के दाम बढ़ सकते हैं, और इससे भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ सकता है। भारत हर साल जिन कीमतों पर कच्चा तेल खरीदता है उसके मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल $1 की भी वृद्धि होती है तो पूरे साल में हमारा इंपोर्ट बिल, सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल $2 बिलियन यानी 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। अगर तेल की कीमत में, फिर से समझिए, सिर्फ $1 प्रति बैरल की भी कीमत बढ़ती है, $1 प्रति बैरल, तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल जो हम तेल खरीदते हैं वो $2 बिलियन यानी 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। और इसीलिए आप खुद यहां सोचिए कि अगर इस कच्चे तेल की कीमतें में प्रति बैरल $25 तक बढ़ गई तो इसका हमारे ऊपर कितना गहरा असर पड़ेगा। 18,000 करोड़ रुपए इंटू 25 का मामला हो जाएगा। देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। हालांकि हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि भारत इस स्थिति को संभाल भी सकता है। भारत सरकार के मुताबिक हमारे पास अभी कच्चे तेल का इतना भंडार मौजूद है कि हम 74 दिन तक, 74 डेज तक बिना आयात के अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो 74 दिनों तक हमारा मामला बिल्कुल सेफ है। हमारे पास इतना तेल है कि 74 दिनों तक बिना कोई भी इंपोर्ट, बिना कोई भी आयात, हमारी जरूरतें जो हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, इसीलिए बार बार भारत के नजरिए से अगर आप देखिए तो ये युद्ध लंबा ना खींचे, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर शॉर्ट टर्म में ये खत्म हो जाता है तब हमारी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती है। अगर युद्ध के कारण शेयर बाजार नीचे आता है तो बहुत जल्द 10 ग्राम सोने की कीमत 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। ये देखिए, फिलहाल अगर आप देखिए ये कीमत पहुंच सकती है
अब हम आपको आज की कीमत भी बता देते हैं। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,66,000 हो गई है। वहीं पर अगर आप चांदी की कीमतें देखेंगे तो चांदी की कीमत 2,87,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है और चांदी की कीमतें वापस से 3 से 4 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच सकती हैं। तो ये असर हो सकता है और यही वो वजह है कि हमने सोचा ये बात सीधे आपसे जुड़ी हुई है। भारत में अभी शादियों का सीजन चल रहा है जो जून महीने तक चलेगा और इस दौरान हमारे देश में सोने चांदी की बहुत ज्यादा खरीदारी होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अभी युद्ध के माहौल में सोने और चांदी की खरीदारी से दूरी बनाकर रखिए। ये युद्ध 28 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू हुआ था और तब से लेकर आज रात 9 बजे तक इस युद्ध को करीब 60 घंटे बीत चुके हैं। बड़ा सवाल यही है कि ये युद्ध और कितने दिन चलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की नई लीडरशिप अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इंतजार करेंगे कि ईरान के आम लोग सड़कों पर उतरें, ईरान के मौजूदा इस्लामिक शासन को उखाड़ कर फेंक दें। यही बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी की जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू तो जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया था, मोसाद ने ईरान के नेशनल चैनल को हैक किया और उसके बाद वहां पर अचानक पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आने लगा, पूरी की पूरी बात आने लगी बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के घरों में टेलीविजन पर दिखने लगे ये कहते हुए कि सड़कों पर उतरिए और अपने इस शासक के खिलाफ, इस शासन के रिजीम चेंज के लिए, अपनी आजादी के लिए सड़कों पर निकलिए। अगर खामेनेई की मौत के बाद ईरान के लोग ऐसा करते हैं तो अमेरिका और इजराइल अपनी तरफ से इस युद्ध को रोक देंगे और यह युद्ध अगले कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ईरान के लोग ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब यह होगा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान में शासन व्यवस्था को बदलने के लिए जो हमले किए वो खामेनेई की मौत के बाद भी सफल नहीं हुए। इससे खामेनेई अपनी मौत के बाद भी अमेरिका से जीत जाएंगे और उनकी यह बात सही साबित हो जाएगी कि ईरान के लोग इस्लामिक शासन को नहीं हटाना चाहते। यह अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जिसका आभास उन्हें अभी से ही होने लगा है। 28 फरवरी को यह वॉर शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक 3 दिन बीत गए, ईरान के लोग सड़कों पर नहीं उतरे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 बार, इजराइल के प्रधानमंत्री ने 3 बार लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। उन्हें यह कहा कि उनके पास इस इस्लामिक व्यवस्था को बदलने का आखिरी मौका है, लेकिन अब तक ईरान के लोग सड़कों पर नहीं उतरे और इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो यह हो सकता है कि ईरान के लोग अभी शायद थोड़ा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, युद्ध की स्थिति है, गोला बारूद गिर रहा है। और दूसरा यह हो सकता है कि ईरान के लोग खामेनेई के साथ हैं और वो अपने देश से इस्लामिक शासन को हटाना ही नहीं चाहते। अगर इनमें से दूसरी बात सही साबित होती है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी नैतिक कूटनीतिक हार होगी। हालांकि नैतिक हार इसलिए होगी क्योंकि ईरान के लोग अमेरिका के साथ नहीं आएंगे और कूटनीतिक हार इसलिए होगी क्योंकि ईरान की सत्ता ऐसे नेताओं के ही हाथों में रहेगी जो ईरान से कट्टर दुश्मनी और अमेरिका से कट्टर दुश्मनी और नफरत करते हैं। और ऐसा होने पर अमेरिका युद्ध करके भी ईरान में अपने दखल को नहीं बढ़ा पाएगा। ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन ही मानता रहेगा और खासकर तब जब कुछ ही दिनों पहले लगातार तस्वीरें आ रही थी ना कि सड़कों पर लोग आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ उतर रहे थे, रिजीम चेंज मांग रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उस आयतुल्लाह खामेनेई के मरने के बाद अगर लोग रिजीम चेंज के लिए नहीं उतरते हैं तो अमेरिका के लिए यह एक नैतिक हार की और वजह होगी। ऐसा होने पर आयतुल्लाह खामेनेई के वो आखिरी शब्द सच हो जाएंगे जो उन्होंने अपनी मौत से सिर्फ 11 दिन पहले बोले थे। पिछले महीने की 17 तारीख आयतुल्लाह खामेनेई आखिरी बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जो ईरान के ईस्ट अज़रबैजान प्रांत में हुआ था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अमेरिका को क्रम्बलिंग एम्पायर यानी ढहता हुआ साम्राज्य बताया था। यह कहा था कि अमेरिका के पतन को अब कोई ताकत रोक नहीं सकती। आयतुल्लाह खामेनेई ने शब्दशः यह भी कहा था कि अमेरिका ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। और अब जब बार बार अपील करने के बाद भी अमेरिका के लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं तो इससे यही लग रहा है कि खामेनेई के आखिरी शब्द, माफ कीजिएगा, ईरान के लोग सड़कों पर जब नहीं उतर रहे हैं तो इससे यही लग रहा है कि खामेनेई के आखिरी शब्द सच हो रहे हैं और शायद ये युद्ध भी ईरान में इस्लामिक शासन को खत्म नहीं कर पाएगा।
ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ईरान की शासन व्यवस्था दुनिया के बाकी देशों की शासन व्यवस्था से अलग है। ईरान में ना तो भारत अमेरिका की तरह लोकतंत्र है, ना सऊदी अरब यूएई की तरह राजशाही है। ईरान में इसकी जगह थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है और ये माना जाता है कि देश को वही लोग चलाएंगे जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं। अब भी ईरान में जो थियोक्रेसी है वो अल्लाह के नाम पर चल रही है, इसलिए ईरान के शिया मुसलमान अल्लाह की शासन व्यवस्था को हटाने के लिए खुद सड़कों पर उतरेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। अभी बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि खामेनी के नाम का पहला अक्षर यानी फर्स्ट नेम आयतल्ला है, जबकि ये जानकारी गलत है। आयतल्ला का मतलब होता है साइन ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की निशानी। ये वो धार्मिक उपाधि होती है जो शिया मुसलमानों के सबसे बड़े विद्वान मौलाना को दी जाती है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ईरान में काजर राजवंश का शासन था, तब वहां उलेमा और आयतुल्ला होते थे। ये धार्मिक मौलानाओं की वो मजलिस या काउंसिल होती थी जिसके फैसलों को ईरान के राजाओं को मानना पड़ता था। एक वक्त ऐसा आया जब इन आयतुल्ला और उलेमाओं से ईरान की जनता इतनी प्रभावित हो गई कि उन्हें अपने राजा बुरे लगने लगे और आगे चलकर साल 1979 में इन्हीं आयतुल्ला को ईरान का सर्वोच्च नेता मान लिया गया, उनको सत्ता सौंप दी गई, उनको ईरान सौंप दिया गया। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल खामेनी या उनके जैसे बाकी नेताओं को मार सकते हैं, लेकिन वो आयतुल्ला को खत्म नहीं कर सकते। आयतुल्ला अल्लाह के वो नुमाइंदे हैं जिन्हें ईरान के लोगों ने अपने वोट से चुना, और ये बात बड़ी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। देखिए 79 में जब ईरान में राजशाही को हटाया गया, इस्लामिक क्रांति हुई। ये क्रांति ईरान के लोगों की मंजूरी से हुई थी। उस वक्त ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए पूरे देश में वोटिंग कराई गई थी। 98.2% लोगों ने ईरान को अल्लाह के मुताबिक चलाने के लिए वोट दिया था। ईरान अगर कट्टरपंथी की तरफ गया फिर से और वहां राजशाही खत्म हुई, जो कि बहुत पहले खत्म हो चुकी है, फिलहाल वहां पर चल रहा है, इसके पीछे ईरान के लोग खुद थे। और इसीलिए हमें लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में रेजिम चेंज के लिए जो हमला किया, वो हमला एक जुए जैसा था। इस जुए में अभी तो ऐसा लगता है कि ईरान से इस्लामिक शासन को खत्म करना आसान कतई नहीं होगा।